नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। अगर आप रोज़ के करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे विवरण में मतलब डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। उसे ज़रूर फॉलो करें। आज हम 19 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स के पहले भाग पर गहराई से बात करेंगे। हो सकता है कि इनमें से कुछ विषय आपने पहले पढ़े हों, तो ये आपके लिए एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। पर हमारी कोशिश रहेगी कि हर विषय में कुछ नया सीखने को मिले। बिल्कुल। आज की चर्चा काफी दिलचस्प होने वाली है। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण और यहाँ तक कि कला और संस्कृति पर भी नजर डालेंगे। मतलब चीन के चंद्र मिशन से लेकर भारत की बैंकिंग प्रणाली और कुछ अनोखे त्योहारों तक आज बहुत कुछ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष से। चीन के चांगेई 6 मिशन ने हाल ही में चंद्रमा से कुछ नमूने वापस लाए हैं और कहा जा रहा है कि इन नमूनों से एक बहुत पुरानी गुत्थी सुलझ सकती है कि चंद्रमा बना कैसे था। जी हाँ, और ये मिशन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये चंद्रमा के उस हिस्से से सैंपल लाने वाला पहला मिशन है जो हमें पृथ्वी से कभी नहीं दिखता, मतलब फार साइड ऑफ द मून से। अच्छा, तो ये लॉन्च कब हुआ था? इसे 3 मई 2024 को चीन के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसमें एक ऑर्बिटर, एक रिटर्नर, एक लैंडर और एक असेंडर शामिल है। और ये उतरा कहाँ पर है? यह 1 जून 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एटकिन बेसिन में उतरा। ये लगभग 4 अरब साल पुराना एक बहुत बड़ा गड्ढा है। और इसने सैंपल कैसे इकट्ठे किए? 2 तरीकों से। एक तो ड्रिल का इस्तेमाल करके सतह के नीचे से और दूसरा एक रोबोटिक आर्म से सतह के ऊपर से। यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि चांद के इस हिस्से को एक्सप्लोर करना इतना मुश्किल क्यों है? मतलब आज तक किसी और ने ये क्यों नहीं किया? इसकी सबसे बड़ी वजह है संचार की समस्या। आप देखिए, पृथ्वी से भेजे गए सिग्नल सीधे चंद्रमा के उस पार नहीं पहुंच सकते। अच्छा, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए मिशन से पहले एक रेले सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है जो सिग्नल को आगे भेजता है। और ये इस पूरे ऑपरेशन को बहुत ही जटिल बना देता है। समझ गया। खैर, अब अंतरिक्ष से सीधे भू राजनीतिक तनाव पर आते हैं। हाल ही में चीन के एक ड्रोन ने ताइवान नियंत्रित प्रतास द्वीप समूह के ऊपर से उड़ान भरी। ताइवान ने इसे एक उकसाने वाली हरकत बताया है। जी, प्रतास द्वीप, जिन्हें डोंगशा द्वीप भी कहा जाता है, दक्षिणी चीन सागर के उत्तरी भाग में है। ये एक गोलाकार एटॉल संरचना है जिसमें सिर्फ एक द्वीप, डोंगशा, समुद्र तल से ऊपर है। और ये रणनीतिक रूप से इतने जरूरी क्यों है? क्योंकि ये प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ने वाले मुख्य समुद्री मार्ग पर स्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण है। हाँ, मतलब व्यापार के लिहाज से। बिल्कुल। चीन इन पर अपना दावा करता है, लेकिन नियंत्रण ताइवान का है। ताइवान ने तो इसे डोंगशा एटॉल नेशनल पार्क का हिस्सा भी घोषित किया हुआ है। क्या वहाँ लोग भी रहते हैं? कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन ताइवानी मरीन वहाँ तैनात रहते हैं। वैसे ये क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। चलिए, अब बात करते हैं उन जीवों की जो जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय में रहने वाला रॉयली अपिका अब खतरे में है। और ये मजेदार बात है कि ये हजारों सालों से चरम वातावरण में रहने का आदी है। हाँ, रॉयली अपिका, जिसे हिमालयी माउस हेयर कहते हैं, हिमालय में काफी ऊंचाई पर पाया जाता है। लगभग 2400 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर चट्टानी इलाकों में। इसकी कोई खास बात? इसकी खासियत यह है कि ये सर्दियों में सोता नहीं है, मतलब हाइबरनेट नहीं करता। ये सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर को एक इंसुलेटिंग कंबल की तरह इस्तेमाल करता है ताकि शून्य से नीचे के तापमान से बच सके। अच्छा। और ये अपना घोंसला भी खुद नहीं बनाता, बल्कि दरारों और मौजूदा बिलों का ही उपयोग करता है। लेकिन सोर्स में लिखा है कि IUCN के लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न श्रेणी में। फिर वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं कि खतरे में है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, IUCN का टैग इसकी मौजूदा आबादी पर आधारित है, लेकिन खतरा भविष्य का है, और वो है जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या अलगाव। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, ये और ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। एक समय के बाद तो पहाड़ खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो अब पहाड़ों से नदियों और समुद्र की ओर चलते हैं। बात करते हैं इरावदी डॉल्फिन की। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत एक राष्ट्रव्यापी गणना शुरू की है। जी, और इसमें पहली बार सुंदरबन और उड़ीसा में इरावदी डॉल्फिन की गणना भी शामिल है। इरावदी डॉल्फिन एक यूरीहेलाइन प्रजाति है। यूरीहेलाइन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये खारे, मीठे और ताजे पानी
तीनों में जीवित रह सकती है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑर्काइला ब्रेविरोस्टस है। और ये भारत में कहाँ-कहाँ मिलती है? भारत में ये मुख्य रूप से चिल्का झील, जो ओडिशा में है, और सुंदरबन क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा। वैसे ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की 3 मुख्य नदियों इरावदी, महाकम और मेकांग में भी मिलती है। और दिखने में ये कैसी होती है? क्या ये बाकी डॉल्फिन जैसी हैं? थोड़ी अलग हैं। इनका चेहरा गोल होता है और चोंच नहीं होती है। इस वजह से ये बेबी बेलुगा व्हेल की तरह दिखती हैं। पर दुख की बात यह है कि IUCN रेड लिस्ट के तहत इन्हें संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जी। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के समाधान को और बेहतर बनाने के लिए रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2026 का अनावरण किया है। जी, ये नई योजना 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 2021 की मौजूदा योजना की जगह लेगी। इसके दायरे में कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, सहकारी बैंक और NBFCs भी शामिल हैं। तो ग्राहक किस तरह की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं? सेवा में कमी से संबंधित शिकायतें, जैसे कि किसी काम में देरी होना या RBI के निर्देशों का पालन न करना। और इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या सीधे लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं? नहीं, एक अहम शर्त यह है कि ग्राहक को पहले संबंधित बैंक या संस्था से संपर्क करना होगा। अगर 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता या जवाब असंतोषजनक है, केवल तभी लोकपाल से संपर्क किया जा सकता है। अच्छा, और क्या इसमें मुआवजे की कोई सीमा है? विवाद के मूल्य की कोई सीमा नहीं है, लेकिन लोकपाल वित्तीय नुकसान के लिए 30 लाख रुपए तक का मुआवजा दे सकता है और मानसिक पीड़ा जैसे गैर वित्तीय नुकसान के लिए 3 लाख रुपए तक का। शिकायत दर्ज कैसे कर सकते हैं? क्या ये ऑनलाइन है? हाँ, शिकायतें RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती हैं या फिर ईमेल या डाक द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। और अगर कोई लोकपाल के फैसले से भी खुश ना हो तो वो 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं, जो RBI के कार्यकारी निदेशक होते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो वाकई एक जरूरी कदम है। अब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर एक नजर डालते। तेलंगाना दुनिया के सबसे बड़े स्वदेशी आध्यात्मिक समारोहों में से एक सम्मक्का सरलम्मा जतारा के लिए तैयारी कर रहा है। इसे मेदाराम जतारा भी कहा जाता है। ये हर 2 साल में होने वाला एक जनजातीय त्योहार है। ये 12वीं शताब्दी में काकीतीय शासकों के खिलाफ सम्मक्का और सरलम्मा नाम की माँ बेटी की जोड़ी के विद्रोह की याद में मनाया जाता है। विद्रोह की याद में? ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, उस समय सूखे के दौरान आदिवासियों पर कर लगा दिया गया था। उसी के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। इसमें एक रस्म भी है जहां लोग अपने वजन के बराबर गुड़ चढ़ाते हैं। हाँ, ये एक प्रमुख अनुष्ठान है। लोग अपने वजन के बराबर गुड़, जिसे बंगारम यानी सोना कहते हैं, वो चढ़ाते हैं और त्योहार पूरी तरह से कोया जनजाति के पुजारियों द्वारा उनके अपने रीति रिवाजों के अनुसार आयोजित किया जाता है। वाकई अद्भुत। हेरावेना से अब असम चलते हैं, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री ने बोडो समुदाय के पारंपरिक बागुरुम्बा नृत्य का प्रदर्शन देखा। बागुरुम्बा नृत्य बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है जो प्रकृति से बहुत गहराई से प्रेरित है। यह शांति, उर्वरता और सद्भाव का प्रतीक है। और इसकी गतियां कैसी होती हैं? इसमें तितलियों, पक्षियों, पत्तियों और फूलों की नकल करते हुए बहुत कोमल और प्रवाहमयी गतियां होती हैं। इसीलिए इसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। क्या इसे सिर्फ महिलाएं ही करती हैं? हाँ, पारंपरिक रूप से यह केवल बोडो समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि पुरुष खाम यानी ढोल और सिफुंग यानी बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। पहला है हैदराबाद की नेकनामपुर झील। यह 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश के दौरान बनी एक ऐतिहासिक मानव निर्मित झील है। 2018 में यहाँ भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड स्थापित किया गया था, जिससे पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अगला है माउंट एल्ब्रस। ये दक्षिण पश्चिम रूस में कॉकेशियस पर्वत का हिस्सा है। ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और रूस के साथ साथ पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान है और ये दुनिया के 7 समिट्स में से भी एक है। और अंत में सुखात्मे राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार। यह पुरस्कार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर PV सुखात्मे की स्मृति में स्थापित किया गया है। यह 45 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ भारतीय सांख्यिकीविदों को उनके आजीवन योगदान के लिए हर 2 साल में दिया जाता है।
तो आज हमने चंद्रमा के रहस्यों से लेकर बैंकिंग सुधारों तक और प्राचीन परंपराओं से लेकर लुप्तप्राय प्रजातियों तक कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। हाँ, और ये दिखाता है कि सब कुछ कितना आपस में जुड़ा हुआ है। एक तरफ अंतरिक्ष मिशन जैसी तकनीकी प्रगति है, तो दूसरी तरफ गहरी जड़ें जमा चुकी सांस्कृतिक प्रथाएं। बिल्कुल। आर्थिक नीतियां व्यक्तियों पर सीधा प्रभाव डालती हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन दूर-दराज के पहाड़ों में सबसे छोटे जीवों को भी प्रभावित कर रहा है। सही बात है। आज की चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है कि जैसे हम चांद के अनछुए पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हम अपनी धरती पर मौजूद प्राचीन संस्कृतियों और नाजुक पारिस्थितिकियों को बचाने के लिए कितने तैयार हैं? क्या हमारी प्राथमिकताएं सही दिशा में हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको हमारी एक गहन चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।